नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आपका स्वागत है। कश्मीर का माहौल खराब या बदनाम करने की साजिश, ये है सवाल। तो ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज हिंदुस्तान के स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर की बात होगी, जहां एक बार फिर कश्मीरी पंडित नर्क की आग में जलने को मजबूर हो रहे हैं। आतंकी लगातार कश्मीरी पंडितों और हिंदू परिवारों को अपना निशाना बना रहे हैं, जिससे कि घाटी में नौकरी करने लौटे पंडित और हिंदू परिवारों में खौफ है। वो सरकार से खुद को सुरक्षित जगह पर भेजने की मांग कर रहे हैं। दरअसल अनुच्छेद 370 हटने के बाद सरकार ने विस्थापित कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं को सरकारी नौकरी देकर घाटी में शिफ्ट किया था और सुरक्षा का भरोसा दिया था, जिसके बाद आतंकी लगातार उनको निशाना बना रहे हैं। एक तरफ जहां कश्मीरी पंडित खौफ में हैं, वहीं दूसरी तरफ इस पर सियासत भी गर्म हो चुकी है। फारूक अब्दुल्ला का यह कहना है कि हर पक्ष से बातचीत के बिना घाटी में शांति स्थापित नहीं हो सकती। तो महबूबा का आरोप यह है कि बीजेपी की वजह से घाटी का ऐसा माहौल है। तो बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और पाकिस्तान पर आरोप लगा रही है। तो क्या घाटी का माहौल सच में खराब है या बदनाम करने की साजिश है? इसी मुद्दे पर करेंगे बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा। कश्मीर के लिए गृह मंत्रालय की आगे की प्लानिंग क्या है, यह भी जानेंगे। घाटी में आज और अभी क्या माहौल है, वो भी समझेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले गुस्सा और सियासत देख लीजिए और सुन लीजिए। सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन के समक्ष हमने कल ये डिमांड रखी कि 24 घंटे के अंतर्गत अगर हमारा कोई फैसला रिलोकेशन का नहीं लिया गया, हमारी डिमांड पूरी नहीं की गई, तो हम मास माइग्रेशन करेंगे। सभी मास माइग्रेशन के लिए हम तैयार हो रहे हैं, इसलिए हम ट्रक्स का जो है रेट फिक्स करने के लिए आए थे। तो देखते हैं क्या होता है, शाम तक कोई डिसीजन आता है, नहीं तो हम लगभग डिसाइड कर लिया है, ट्रक वालों से बात कर ली है, तो कल सुबह हम पलायन कर लेंगे। 67 के बाद ऐसा हुआ कि कश्मीरी पंडित सड़क पे आया। इसका कोई यहाँ की कोई जरूर कोई वजह है, वरना हमें आज तक जरूरत नहीं पड़ी। देख लीजिए पहले वहाँ कितने पुलिस वालों को मार दिया, कितने कश्मीरी पंडितों को मार दिया, मुसलमानों को मार दिया, और फिर भी कहते हैं वहाँ अमन है। कौन सा अमन है? अब क्या बोलेंगे उनको जो वहाँ पे यहाँ से गए हुए हैं और गाँव में पढ़ा रहे हैं? क्या कहेंगे उनको कि क्या वो उनकी हिफाजत है, क्या उनके पास सिक्योरिटी है? कल अगर सियासी आदमियों को मारना शुरू हो जाएगा तो सिक्योरिटी कहाँ है? सुरक्षा को इनको कुछ करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और इनको सब पार्टियों से बात करनी पड़ेगी। ये हुकूमत ही नहीं बंद कर सकती। इसमें सब लीडरों को बुला के बात करिए कि किस तरह इस पे हम लोग काबू कर सकें। उसके बगैर नहीं बनेगा, फौज और पुलिस से नहीं बनेगा। ये जो माहौल बनाया है बीजेपी ने, इसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा लड़के मिलिटेंसी ज्वाइन कर रहे हैं, गुस्से की वजह से। तो वो भी 2 दिन 3 दिन के बाद अभी मिलिटेंट अभी शायद बंदूक भी नहीं उठाई होती है, तो उनको भी एनकाउंटर में मारा जाता है। तो हर जगह कश्मीरियों का खून बह रहा है, चाहे वो पंडित हो, मुस्लिम हो, हमारा हिंदू हो, हमारा सिख भाई हो, खून खराबा हो रहा है। और शायद इस खून खराबे के बलबूते पे बीजेपी को वोट मिलते हो बाकी मुल्क के अंदर, कि देखो हम कश्मीर में कितना दबा रहे हैं, कितनों को जेल में डाल रहे हैं, कितनी सख्ती कर रहे हैं, तो उनको उसी पे वोट मिलते हैं। तो उनकी ये पॉलिसी चल रही है। कश्मीरी पंडित वापस हिम्मत करके कश्मीर में जाके बसे थे, वहाँ जाके उन्होंने अपना घर बसाया, लेकिन अब उनके साथ वही हो रहा है जो 90 के दशक में हुआ था। उन्हें चुन चुन के उनके घर में घुस के, उनके दफ्तर में घुस के सड़कों पे निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, और इसे रोकने के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। ये खून का और मौत का तांडव जो पाकिस्तान कश्मीर घाटी के अंदर खेल रहा है, भारी कीमत इन पाकिस्तानियों को पहले भी चुकानी पड़ी है, और आगे भी इन पाकिस्तानियों को इन कुकर्मों की, इन पापों की, इस जघन्य अपराध की भारी कीमत पाकिस्तान को और उनके इन आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। तो इस पूरे मामले पर इस तरीके से सियासी बयानबाजी हो रही है, वार पलटवार हो रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर बड़ा सवाल यह है कि कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से सवाल यह है कि वो कब सुरक्षित होंगे, कब पटरी पर उनकी जिंदगी आएगी, और पटरी पर लौटते लौटते फिर से वो बेपटरी हो गए हैं, असुरक्षा के माहौल में जी रहे हैं। पैनल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। बीजेपी स्पोक्स पर्सन अनिला सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, इस डिबेट में शामिल हैं। कांग्रेस स्पोक्स पर्सन सुरेंद्र सिंह राजपूत जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, टीवी स्क्रीन पर आप उनको देख सकते हैं। और दिल्ली से मेरे सहयोगी प्रशांत देव मौजूद हैं।
राजीव रंजन मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, साथ ही आसिफ स्वाब श्रीनगर से मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, राजीव वाराणसी से हैं और दिल्ली से प्रशांत देव हैं। आसिफ, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं। कश्मीरी पंडितों में गुस्सा है, सुरक्षा की वो मांग कर रहे हैं। ताजा हालात क्या बने हुए हैं और साथ ही उनकी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए विप्लेश, मैं बडगाम के यहाँ शेखपुरा इलाके में मौजूद हूँ और ये आप देख सकते हैं जो सारे कश्मीरी पंडित हैं वो इस समय भी यहाँ पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, अपने लिए इंसाफ की मांग की गुहार लगा रहे हैं। ये विप्लेश वो सारे कश्मीरी पंडित हैं जो 90 के दशक में जब यहाँ से पलायन पंडितों का हो गया था, उस समय इनकी उम्र 2 साल 3 साल या 10 साल से कम रही होगी। आज 30 सालों के बाद हालात एक बार फिर से वही पहुंच गए हैं कि कश्मीरी पंडितों पर जो है टारगेट किलिंग की जा रही है। ये आप देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे दीवार पर जो एक पेंटिंग बनाई गई है, इस पर लिखा हुआ है कि माय नेम इज राहुल एंड आई विल नेवर डाई। ये पहली बार है 32 सालों में जब कश्मीरी पंडित इस तरह से रास्ते पर, सड़क पर निकलकर अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, अपने लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि जो पिछले महीने 9 तारीख को राहुल भट्ट की हत्या हुई थी उसके दफ्तर में, उसके बाद से ये सारी जो है प्रदर्शन यहाँ पर शुरू हो गए हैं कश्मीरी पंडितों द्वारा और आज भी लगातार जारी है। हालांकि प्रशासन की तरफ से इन्हें लगातार आश्वासन देने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक जो है इन्होंने अपने प्रोटेस्ट खत्म नहीं किए हैं और प्रोटेस्ट जो है इन लोगों के जारी है और लगातार ये लोग अपने लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। सीधा इन्हीं लोगों के पास चलते हैं और इन्हीं से बात करते हैं। आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश है। आप लोगों को अब करीब 1 महीना हो जाएगा, 9 तारीख के बाद यहाँ से ही प्रदर्शनों की पहले शुरुआत हो गई थी, तो क्या आपको गवर्नमेंट आश्वासन दे रही है? क्या आपको लग रहा है कि जो गवर्नमेंट बता रही है उस पर आप राजी हो जाएंगे? आप लोगों का क्या प्लान है? देखिए गवर्नमेंट जो कर रही है वो सिर्फ टाइम बाय कर रही है। पहले हमें बोला गया कि 10 दिन के अंदर एलजी साहब आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपका सोल्यूशन होगा, लेकिन हुआ नहीं। उन्होंने कहा हमें कुछ और टाइम दो। फिर एलजी साहब ने हमें बुलाया अपने उधर, वहाँ पे भी उन्होंने कुछ खास नहीं बोला कि ठीक है, हमें फिर एक हफ्ता और उन्होंने बाय किया। अब हम जो सोच रहे थे कि यहाँ से चले जाएं, लेकिन कल कुछ गवर्नमेंट का आया कि 6 जून तक का टाइम उन्होंने फिर से लिया हुआ है। 6 जून तक कुछ करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं कुछ क्लियर नहीं है अभी तक। आप लोग जो है पलायन की बात कर रहे हैं कि हम लोग पलायन करेंगे। कुछ लोगों ने कल बताया कि कुछ लोग जा भी रहे थे लेकिन उन्हें रास्ते में रोका गया, आपको कैंप्स में रोका जा रहा है, इसके बारे में बताइए। सर कुछ लोग जो हमारी नज़र में है, कुछ लोग जम्मू पहुंच चुके हैं, कुछ लोग जो और जाने वाले थे उनके जो कॉलोनीज थी वो उनके आगे बैरियर लगा दिया गया और वो जा नहीं पाए। और फिर जब कल 6 जून की बात, 6 जून तक का हमें कुछ टाइम मांगा गया, तो हम कुछ लोग जो जा भी सकते थे उन्होंने कहा चलो 6 जून तक का टाइम सरकार ने लिया हुआ है, तो लेट अस वेट फॉर दैट। ये जो आप देख रहे हैं कि कश्मीरी पंडित सारे यहाँ पर लगातार प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से कल एक अहम बैठक के बाद ये बताया गया था कि 6 जून तक जो है सभी कश्मीरी पंडितों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को उनकी पोस्टिंग की जाएगी, इन्हें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाएगा। इस फैसले से, इस फैसले को कैसे देख रहे हैं कश्मीरी पंडित? ये लोग जो हिंदू सरकारी कर्मचारियों को जिला मुख्यालय में ट्रांसफर करने का फैसला लिया गया है, इस पर रिएक्शन लीजिए। लगातार मांग है कि इन्हें कश्मीर से बाहर शिफ्ट किया जाए और अगर नहीं किया जाता है तो ये लोग यहाँ से मास माइग्रेशन करेंगे। अब हालांकि सरकार की तरफ से लगातार कई उच्च स्तर की बैठकें हो रही है और कल जिस प्रकार से गृह मंत्री ने भी इसको लेकर उच्च स्तर की बैठक बुलाई है, अब ये लोग कहते हैं कि 6 तारीख तक ये लोग देखेंगे कि इसकी मांग को लेकर क्या होता है, उसके बाद अपनी मास माइग्रेशन को लेकर ये कोई ठोस फैसला लेंगे। जी बिल्कुल ठीक है, आसिफ मेरे साथ बने रहे। आप देख रहे हैं कश्मीरी पंडितों का गुस्सा, वो धरने पर बैठे हुए तकरीबन 30-32 साल बाद ये स्थिति नजर आ रही है जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि ऐसा माहौल वहां पर दिखाई देगा। मैं एक बार दिल्ली का जल्दी से रुक कर लेती हूँ। प्रशांत देव, गृह मंत्रालय बैठक लेने जा रहा है और उसमें मनोज सिन्हा को भी बुलाया गया है, उपराज्यपाल को। क्या तैयारी है, क्या केंद्र सरकार करने वाली है? खबर यह है कि कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के लिए कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है जल्द। देखिए, ये बात सच है कि कल एक अहम बैठक गृह मंत्री के अध्यक्षता में होगी जिसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल होंगे,
तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस के अधिकारी होंगे, टॉप अधिकारी होंगे, खुफिया विभाग के लोग होंगे और कश्मीर को लेकर के ये तीसरी महत्वपूर्ण बैठक है। अगर पिछले एक महीने की बात करें तो ये तीसरी है। पहले अधिकारियों के साथ हुई, एक बार फिर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल भी कुछ दिन पहले आए थे और कल फिर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। कल एक बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने ले लिया है। एक हाई लेवल की मीटिंग वहाँ पे जम्मू कश्मीर में की है उन्होंने कि जिला और तहसील लेवल पे मुख्यालय में तमाम ऐसे कर्मचारियों को, कश्मीरी पंडितों को, हिंदुओं को, माइनॉरिटी को शिफ्ट कर दिया जाएगा जिनको लगता है कि उनको खतरा है, वो जो शिफ्ट होना चाहते हैं उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये फैसला लिया गया, यानी कि ये फैसला उस दबाव में लिया गया, ऐसा लगता है कि जिस तरीके की मांग हो रही थी कि हम छोड़ के जाएंगे, हमें कोई सुरक्षा नहीं दी जा रही, तो उनको महफूज ठिकाने पे पहुंचाने की एक फ़ैसला ले लिया गया। दरअसल आप पिछले मई महीने के आंकड़े उठा के देखिए तो मई पूरी तरीके से सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब रहा है इधर हाल के दिनों में। 27 एनकाउंटर हुए हैं जिसमें से कि 7 फॉरेनर हैं, 20 लोकल एनकाउंटर मारे गए हैं, टेररिस्ट मारे गए हैं और 5 जो है टारगेट किलिंग हुई है, जिसमें 3 तो सबको पता है और 2 सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं। तो हलचल बहुत ज़्यादा बढ़ी है, गड़बड़ियाँ अचानक बहुत ज़्यादा हुई हैं। इसके पीछे वजह क्या है ये पता लगाने की कोशिश हो रही है, लगातार उस पर मंथन चल रहा है, विचार मंथन चल रहा है। इन्हीं सब सिनेरियो में कल एक महत्वपूर्ण मीटिंग है और उसके बाद अहम फैसले लिए जाएंगे। सब अपने अपने इनपुट्स देंगे, जितने भी लोग हैं वहाँ पे, चाहे वो CRPF के हों, इंटेलिजेंस ब्यूरो के हों, जम्मू कश्मीर का प्रशासन, जम्मू कश्मीर के LG के साथ उनका पूरा अमला साथ में आएगा, वो इनपुट्स देगा, उस पर काम करेगा। 2 महत्वपूर्ण चीज़ है, एक तो सबसे बड़ी वहाँ पे चैलेंज हो रहा है अमरनाथ यात्रा को सकुशल कराना, इसको लेकर लगातार तैयारी चल रही है और जिस तरह से ये पूरा माहौल वहाँ बना है कि कैसे अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित किया जाए, तमाम बेसिक सुविधाएं जो दी जाएं उसकी तैयारी चल रही है। सुरक्षा एक महत्वपूर्ण चुनौती बनती जा रही है इस माहौल में, उसको लेकर लगातार मीटिंग चल रही है। और दूसरी बात कि जब से परिसीमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी है, क्या वहाँ चुनाव कराने की ज़मीन तैयार हो चुकी है, ऐसे माहौल में चुनाव हो सकता है या नहीं हो सकता, इन तमाम बातों पर जो हमें लग रहा है कि विचार मंथन होगा और सबको ऐसा लगता है कल जरूर कुछ अहम फैसला होगा। और उन सबसे ज्यादा अहम ये है कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा, क्योंकि अभी न्यूज़ 24 से बात की है, आसिफ स्वाब के साथ मौजूद हैं, वो तमाम लोग कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ टाइम बाय कर रही है। 10 दिन में गृह मंत्री अमित शाह ने मिलने का वादा किया था लेकिन वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। मीटिंग पर नजर रखिएगा। राजीव रंजन, मैं आपके पास आ रही हूं। आपने तो माहौल क्या ही किया है, 30-32 साल पहले जो दर्द भरा विस्थापन हुआ था कश्मीरी पंडितों का, आप उनके घर में गए, उनके गांव में पहुंचे, उनको सुना, आपने क्या महसूस किया? और मेरा सवाल यह है कि आज फिर से वैसे ही हालात जो बन रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, ये कहना कि 90 के दशक का माहौल कश्मीर में आज बन रहा है, ये बहुत जल्दबाजी होगी। दूसरी बात विपनेश, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आज जो आप चीजें देख रही हैं, ये कहीं ना कहीं आतंकियों की हताशा भी है। इधर पिछले कुछ दिनों में, पिछले 2-3 महीनों में कश्मीर में आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं और ये आतंकी घटनाएं मैं मार्च और अप्रैल के महीने में वहां 17 दिन था और करीब करीब कश्मीर के सारे शहरों से, घाटी के सारे जिलों से और उनके गांव से मैंने माहौल क्या है कार्यक्रम किया। कुल बात यह है कि अगर आप देखें तो पीछे दिनों जब मैं वहां श्रीनगर में था, तभी वहां मायसूमा में CRPF के एक जवान को आतंकी बाइक से आए और उन्होंने गोली मार दी और उनकी मौत हो गई। इसी तरह शोपियां में गैर कश्मीरी युवक को गोली मार दी गई। मैं वहीं था जब एक कश्मीरी पंडित को, जिनकी दुकान थी, उनको शोपियां में गोली मारी गई। तो उस समय भी ऐसी घटनाएं। आजकल का ट्रेंड क्या हो रहा है, ये आतंकी एकाएक से बाइक से आते हैं, कहीं से आते हैं, पहले रेकी करके जाते हैं और एकाएक आपने 2 सरकारी कर्मचारियों को देखा कैसे वो बाइक से उतरे और तुरंत कनपट्टी पर गोली मारी और भाग गए। इस तरह की किलिंग्स इस वक्त घाटी में ज्यादा पिछले 2-3 महीनों से देखी जा रही हैं। लेकिन जो चिंता की बात है, जिस पर आज हम चर्चा जिसकी वजह से कर रहे हैं, वो कश्मीरी पंडित जो वहां नौकरी कर रहे हैं, जो पुनर्स्थापन एक तरह से जिनका हुआ है, अब उनको टारगेट पे ले रहे हैं, जो वहां पे सरकारी कर्मचारी हैं। यहाँ विपनेश में ये बताना चाहूंगा कि 1989 के कश्मीरी पंडितों का जो दर्द भरा विस्थापन था, उसके बाद उनको पुनः घाटी में भेजने की जो कोशिशें की गई, उसमें एक महत्वपूर्ण योजना है PM पैकेज। वो 2008-9 मनमोहन सिंह सरकार के समय का है। 2008 या 9 में अनाउंस हुआ था। 10 में पहली वैकेंसी, पहली बार कश्मीरी
कश्मीरी पंडितों को वैली में नौकरी देने का कार्यक्रम 2010 में शुरू हुआ। उसके बाद 2010, 14, 17 और 19 मेरी जानकारी के मुताबिक 4 बार वैकेंसीज आई। क्योंकि माहौल क्या है कार्यक्रम में, मैंने कश्मीरी पंडित जो वहां नौकरी कर रहे हैं उनसे भी ये बात की और अनंतनाग जिले के इलाके की बात मैं कर रहा हूं। तो पिछले 2010 से जो लोग नौकरी कर रहे हैं 2022 तक, पिछले 12 वर्षों में उनको सुरक्षा की इस तरह की कभी कोई चिंता नहीं हुई। मैंने उन लोगों से बात भी किया है, हमारे दर्शक चाहें तो माहौल क्या है का वो एपिसोड भी देख सकते हैं। मैं तस्दीक के तौर पे कह रहा हूं, क्योंकि मैंने उन लोगों से बोला कि आपको सुरक्षा की डर है, नहीं है, क्या स्थिति है। वो सारे लोग कह रहे थे कि नहीं, हम पिछले 8, 10, 12 सालों से यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं और हम ठीक ठाक स्थिति में हैं और हमको कहीं कोई खतरा नहीं है। दूर दराज के इलाकों में क्लास 3 लेवल की ये नौकरियां हैं जो कश्मीरी पंडितों को दी जा रही हैं। उसमें भी एक चक्कर था विपनेश की, जो कश्मीरी पंडित घाटी छोड़ के गए थे उनके लिए ये नौकरी का प्रावधान था। तो बाद में कश्मीरी पंडित जो वहीं घाटी में रह गए थे, अपने गांव अपने शहर को छोड़ के नहीं गए थे, जब उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है, जो चले गए उनको नौकरी मिल रही है, हम रह गए और हमको नहीं मिल रही है, तो इस बार 2019 की जो वैकेंसी थी उसमें उनको भी एकोमोडेट किया गया, कुछ कोटा उनको भी दिया गया। तो मूल बात है, हजारों की संख्या में कश्मीरी पंडित जिनके परिवार वाले जम्मू या दिल्ली में विस्थापन कर गए हैं, उनको वापस घाटी में ले जाने का काम पीएम पैकेज के थ्रू किया गया। मोदी सरकार में 2 बार वैकेंसी आ चुकी, अच्छी खासी संख्या में युवाओं को रोजगार दिया जा चुका। उसके पहले भी 2 बार 3 बार वैकेंसी आ चुकी, 4 बार बुलाई है मेरी जानकारी के मुताबिक। तो इतनी अच्छी संख्या में युवक गए थे, 10-12 साल से वहां, 8 साल 10 साल 12 साल से नौकरी कर रहे हैं। तो अब ये पहली बार ये संकट पिछले 12 वर्षों में आया है कि जो नौकरी कर रहे हैं वो उनको, और सरकार ने पहली बार पिछले 12 सालों में फैसला लिया है कि दूर दराज गांव के इलाकों में या असुरक्षित इलाकों में उनको तहसील या जिले हेडक्वार्टर्स पर ले आया जाए। तो इतने कर्मचारियों को ऐसे एकोमोडेट करना, एक जगह एकोमोडेट करना, उनकी गेटेड सिक्योरिटी में रखना, फिर उनको ऑफिस जाना, ये सब एक समस्या के तौर पर है। निश्चित तौर पर भारत सरकार, हमारी आज की केंद्र सरकार इस पर मंथन कर रही होगी, इसका रास्ता निकाल रही होगी। लेकिन निश्चित तौर पर कश्मीरी पंडित 1990 के बाद जब अब विमर्श में आए हैं 2-3 महीने पहले, उसके बाद उनको अपनी सुरक्षा का खतरा एक बार फिर से, चाहे वो मुट्ठी भरी कश्मीरी पंडित घाटी में क्यों ना हो, लेकिन एक बार उनको अपनी सुरक्षा का खतरा फिर से डराने लगा है। और ये घटना जो है निश्चित तौर पर सरकार इसके बारे में कोई फैसला कर रही होगी और ये घटना कश्मीरी पंडितों को एक बार फिर, क्योंकि आप देखिए, मैं एक बात बता दूं, जो नौकरी कर रहे हैं वो ज्यादातर लोग बैचलर या खुद अकेले ही नौकरी करते हैं, उनके परिवार के लोग जम्मू या दिल्ली में है, वह व्यक्ति वही नौकरी कर रहा है। ज्यादातर मैंने ऐसा ही देखा है और कई जगह मैंने ऐसा देखा है अब कि वो किराए के मकानों में रह रहे हैं। बहुत सारी मुस्लिम बस्तियों में ऐसे लोग रह रहे हैं कश्मीरी पंडित जो अकेले वहां नौकरी कर रहे हैं और परिवार दूसरी जगह पर है, कई कारणों की वजह से, पढ़ाई लिखाई, सुरक्षा, स्वास्थ्य की दृष्टि की वजह से। तो ऐसे लोगों को रीलोकेट करना, उनकी सुरक्षा का देना, इसके बारे में सरकार एक महत्वपूर्ण बैठक करने वाली है। देखिए उसमें क्या निर्णय हो रहा है, जैसा प्रशांत देव ने बताया। बिल्कुल राजीव, उस बैठक पर हमारी भी नजर है, बल्कि सभी की नजर है, और कश्मीरी जो पंडित हैं, जो लोग वहां पर अभी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उनकी भी नजर है। मैं चर्चा की शुरुआत कर लेती हूँ। बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। अनिला सिंह जी, अभी जो मेरे सहयोगी आसिफ स्वाफ ने, जो वहां पर धरने पर बैठे हुए हैं, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं कश्मीरी पंडित, उनको आपने सुना ही होगा ध्यान से। मेरा सवाल यह है कि आर्टिकल 370 जब रिमूव किया जा रहा था तब एक सुरक्षा का वादा किया गया था और उसी वादे के तहत आप लोगों को लेकर आए और नौकरी भी दी, वहां पर ठीक ठाक से जीवन यापन भी हो रहा था। लेकिन आज स्थिति जो बनी है उसका जिम्मेदार कौन है? वो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं सरकार से। मेरी सबको राम राम। और इस स्थिति को बोलते हैं फियर साइकोसिस फैलाना। जब आर्टिकल 370 हटाया गया, उससे पहले का अगर हम देखें, जब हमारी सरकार आई थी केंद्र में, तब से लेकर 2019 में जितनी ऑल टुगेदर किलिंग्स हुई, सिविलियंस की या टेररिस्ट की या हमारे फौजियों की, उसके अगर हम 22 तक का देखते हैं, ऑलमोस्ट आधी हो गई। ये इजी टारगेट सब ढूंढने लग गए, क्योंकि उस तरीके से ये पर नहीं फैला रहे हैं, जो उस तरीके से निशाना नहीं बना पा रहे हैं, तो इन्होंने इजी टारगेट्स देखा और दहशत फैलाने के लिए ये कश्मीरी हिंदू जो हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि फौजियों के सामने इनका बस नहीं चल पाता है। परंतु अगर आप इनका मोडस ऑपरेंडी देखेंगे तो पहले इन्होंने इसी तरीके से शुरू किया हुआ था।
फौजियों को भी टारगेट करते थे ये लोग। जेनोसाइड तो सबको पता ही है। सबसे पहले जो कश्मीरी हिंदू जिसको गोलियों से छलनी किया गया था, मेरे ख्याल से 19 जनवरी 1990 का वो हादसा था। उसके बाद से तो एक बहुत ही स्ट्रैटेजिकली और एक कॉन्स्पिरेसी के साथ जो हिंदू कश्मीरीज का जीनोसाइड हुआ वो अब सब जानते हैं अच्छी तरीके से। और जो अभी मैं चर्चा सुन रही थी, ये कहा जा रहा था कि जब वो जेनोसाइड हुआ, कश्मीरी हिंदू जो है वहां से पलायन कर गए थे। उसके बाद शायद कुछ मीडिया ने इंटरव्यू किया, वहां पे जब लोग धीरे धीरे सेटल होने लग गए तो 370 नहीं हटा था। 370 से हटाने के लिए एक ऐसी सरकार की जरूरत जिसकी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल पावर हो। तब भी पर कैपिटा इनकम हर कश्मीरी की सबसे ज्यादा थी भारत। वो पैसा कहाँ जा रहा था? डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रहा था? मैं अभी फारूक अब्दुल्ला को सुन रही थी, महबूबा मुफ्ती को सुन रही थी, ये किलिंग्स को जस्टिफाई कर रहे थे। ये मुझे कहीं से भी कश्मीरी हिंदुओं के साथ खड़े हुए नहीं दिखाई, ये आतंकवादियों के साथ खड़े हुए दिखाई। तो सीधी सी बात है, ये वो नेता लोग हैं कि आतंकवादियों का साथ लेके सत्ता में रहना चाहते। परंतु अगर वहां पे हमें स्टेबिलिटी लेकर आनी है, अभी देखिए जब से 370 हटा है, हजारों करोड़ के इन्वेस्टमेंट की स्कीम्स है, ना केवल नेशनल पर इंटरनेशनली। अगर हम बात करते हैं ये जो लुलु ग्रुप है, अलमाया ग्रुप है, माटू इन्वेस्टमेंट्स LLC, GL एम्प्लॉयमेंट ब्रोकरेज LLC, नून ग्रुप है, ये इतना बड़ी मात्रा में वहां पे उनका इन्वेस्टमेंट करने का पूरा प्लान है। तो ये दहशत उस चीज की है कि कैसे यहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाएगी। नहीं, अगर यहाँ फारूक पर अब्दुल्ला और महबूबा बाहर से भी मुफ्ती, लोग उनका ये कहना है कि किसी भी मुद्दे में अगर हमें साथ नहीं लिया जाएगा, हमसे बातचीत नहीं होगी तो फिर ऐसा ही होगा। उनका ये कहना है। हाँ, किसका कहना है? मैं मिस कर गई। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती ये कह रहे हैं कि हमसे चर्चा नहीं की जाती, हमसे बात नहीं की जाती है तो फैसले ले लिए जाते हैं, और जब तक हमसे बात चर्चा नहीं होगी, हमारी सहमति नहीं होगी, तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। देख लीजिए, ये जो डॉक्टर गैंग है ना पूरा, इनकी मंशा ही यहाँ पे घाटी में जो है स्टेबिलिटी ना आ पाए। ये लोग ब्लड सकर्स हैं, लीचर्स हैं। ये कश्मीरियों के खून पर जिंदा रहने वाले लोग, खुद की औलादें जो है विदेशों में पढ़ती हैं, लंबी चौड़ी प्रॉपर्टीज खड़ी कर ली। आम कश्मीरी चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू है, उसका जीना दुभर करके रखा हुआ है। कभी अब मतलब मैं जब ये आर्टिकल 370 हटा है, उससे पहले मैं कश्मीर गई थी, वहां पे कश्मीरी मुसलमान जो एक आम नागरिक है उसका वहां पे जीना दुभर हो रखा था। ये आतंकवादियों के साथ मिलकर वहां पे इस तरीके का माहौल खड़ा करना चाहते हैं कि वहां पे स्टेबिलिटी ना आ पाए। परंतु मैं आपके चैनल के माध्यम से फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और इस तरीके के राजनीतिक नेता और आतंकवादियों को भी मैं कहना चाहती हूँ, एक मजबूत सरकार है। आप गलत लोगों को चैलेंज कर रहे हैं। जिन लोगों को राजनीतिक रोटियां सेकनी है, जिन मुसलमानों को राजनीतिक अनिला सिंह जी, अमित रैना कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पर। नहीं, ये देखिए, ये पूरे डिस्कशन में जो कश्मीर की समस्या है उस पर एक बार भी इन्होंने बात नहीं करी। कश्मीर की समस्या अंडर डेवलपमेंट की है। अगर अंडर डेवलपमेंट की समस्या थी तो पहले कौन बंदूक मार गोलियां चला रहा था? और अगर ये आज 50,000 करोड़ 1 लाख करोड़ ले आए हैं तो भी गोलियां चल रही। लोग पहले भी मर रहे थे, लोग आज भी मर रहे हैं। आप जब तक समस्या को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे और उसको घुमा फिरा के समस्या ये हुई है, आपने एक बहुत बड़ा कदम लिया 370 हटा, मगर 370 का पहला कदम था। उसके बाद आपका जो कश्मीर जिहाद चल रहा है, आपका वो खत्म करना था, मगर नहीं, हमने जिहाद को रख दिया आके उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया और कहा ये तो अंडर डेवलपमेंट का इशू है, ये करप्शन का इशू है। अनिला जी, अगर आप 2019 से पहले कश्मीर गई थी तो किसने आपसे कहा था कि यहाँ करप्शन का इशू है? वहां एक ही नारा चलता है मैम, आज भी चलता और पहले भी चलता था। यहाँ क्या चलेगा? निजाम मुस्तफा। पाकिस्तान से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कश्मीर में रहना होगा, अल्लाहू अकबर कहना होगा। और ये आपने क्या किया? 301 साल तक क्यों नहीं हुई कुछ हरकतें? क्योंकि 1 साल तक आपने स्ट्रिक्टनेस रखी कश्मीर में, 1 साल तक आपने कोई ढील नहीं दी। फिर आपने कहा चलिए अब हम कश्मीर में भी इलेक्शन जीतेंगे, हम एक पैन नेशनल पार्टी बनेंगे जिसमें मुसलमान की एक भी एक्सेप्टेंस है हमारे लिए, और अपीजमेंट शुरू हो गई। और समस्या आज कश्मीर में यही है। पीएम माइग्रेंट पैकेज, आप तो जेनोसाइड करके बोल चुकी हैं। पैकेज का नाम है पीएम माइग्रेंट। आज तक आपने कश्मीरी पंडितों के निष्कासन को जेनोसाइड नहीं मांगा है। आज भी आप उन्हें माइग्रेंट ही कहते हैं। अगर आपने जो ये 4000 बच्चे हमारे वहां वापस भेजे हुए हैं, गिनी पिग बनाकर, लैब रैट बनाकर क्यों भेजे हुए हैं? आपने 1990 के कारण
जो रहे हैं हमारे निष्कासन के, हमारे जेनोसाइड के, हमारे जाति संहार के, आपने उन मूल कारणों को पहचाना है, आपने उनको एड्रेस करा है। आपको खांचे में टिक करना था कि हाँ हमने कश्मीरी पंडितों को वापस जाने में मदद करी। और आपने अगर आप 12 साल में 1800 लोगों को कश्मीर में सेटल नहीं कर पा रहे हैं, 2017 तक टोटल एम्प्लॉय से 1800, 12 साल में अगर आप 1800 लोगों को कश्मीर में वापस पुनर्निवासन नहीं करवा रहे हैं, आप 5 लाख कश्मीरी पंडितों को कैसे लेके जाएंगे मैडम वापस? आज 1800 लोगों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है सरकार से। तो ये आप लोगों ने जो इसको अपीजमेंट की पॉलिसी, जो आप कांग्रेस को हमेशा बदनाम करते रहते, तो कांग्रेस करती थी बदनाम, सही करते थे, मगर आपने अनफॉर्चुनेटली आज आपने कश्मीर में खुद वही करना शुरू कर दिया। पिछले 1 साल में कासोज के नंबर बता दीजिए कितने गिर गए? 27 एनकाउंटर इस महीने कश्मीर में, कितने कासो थे? एक भी कासो नहीं था। तो ये आपने जो आज विनिंग माइंडसेट हार्ट्स की स्ट्रेटेजी में जिहाद को साइडलाइन कर रखा है, आज कश्मीर की सबसे बड़ी समस्या वही है। ठीक है अमित रैना साहब, मैं इस पर जवाब लूंगी अनिला सिंह जी से। 2 और मेहमान हैं, मैं उनका भी रुख कर लेती हूँ। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, कांग्रेस क्या सोचती है? क्या वाकई में घाटी का माहौल सच में खराब है या फिर उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? शुक्रिया विपनेश। 2 चीजें बड़ी साफ साफ हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है वो इस समय दुनिया के सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कश्मीरी पंडितों को एक चारे के रूप में इस्तेमाल करके पूरे देश में वोट इकट्ठे करने की कवायद करती है। उसे न कश्मीर से मतलब है, न कश्मीरियत से मतलब है, न कश्मीरी पंडितों से मतलब है, न वहां के मुसलमानों से मतलब। उसे तो कश्मीर और कश्मीरी पंडितों को दिखा करके, कश्मीर फाइल को दिखा करके और प्रधानमंत्री की फालतू की घोषणा है वो दिखा करके रेस्ट ऑफ द कंट्री में उन्हें वोट लेना है हिंदू मुसलमान पे। अगर ये काम इनको नहीं करना था तो जितना भी अमित रैना जी ने कहा हमारे तक तो है नहीं, ये तो कश्मीरी पंडित है और इस समय पीड़ित है। कांग्रेस के समय में अगर पार्टी में कोई कमी रही हो, आज की डेट में मैं अमित रैना जी से कहूं कि साहब ऐसा करिए, अमित रैना साहब हमारे समय को और भारतीय जनता पार्टी के समय को कंपेयर कर लीजिए, किसका समय ज्यादा बुरा था। इन्होंने एक बात कही कि 1800 की सुरक्षा नहीं कर पा रहे, लाखों कश्मीरी पंडितों की क्या सुरक्षा करेंगे? कौन सा पैकेज दे दिया, कितने मकान इन्होंने बनवा दिए, कितनी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दिया और कितने लोगों के साथ में जो लिंक हुई है उनके साथ में क्या कर दिया। इस चीज को अगर आप देखें तो सिर्फ एक बात नजर आती है कि जो अभी रैना जी ने कहा विनिंग माइंड, कि हम अब कश्मीर भी जीतेंगे, कश्मीर के नाम पर देश भी जीतेंगे, कश्मीरी हमारे पिग है, हम के ऊपर कहीं ना कहीं जो है प्रयोग करेंगे और रेस्ट ऑफ द कंट्री में हम अपनी सरकार बनाएंगे। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी भी मुद्दे की बात, अगर फारूक अब्दुल्ला कुछ कह रहे हैं तो कहेंगे गुप्तार गैंग। अरे भाई क्या आप बात करेंगे कश्मीर में, बताइए तो। कश्मीरी पंडितों से आप बात कर रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला से आप बात कर रहे हैं, अपनी महबूबा मुफ्ती के साथ 4.5 साल आपने सरकार चलाई, कश्मीर में कहते हैं बुरहान वानी टेररिस्ट नहीं है और दिल्ली में कहते हैं बुरहान वानी टेररिस्ट है। कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री बुरहान वानी कर 40 लाख रुपए करके जाते हैं कि साहब सुरक्षा बलों ने मार दिया और दिल्ली में कहते हैं बुरहान वानी टेररिस्ट है। इस तरीके के सुरेंद्र जी, बीजेपी एक बात और कह रही है। बीजेपी कहती है कि ओपोजिशन को उनकी अच्छाइयां, अच्छे कदम की सराहना तो वो नहीं करते, लेकिन थोड़ी सी कहीं कमी हो जाती है तो घेर लेते हैं। जैसे आर्टिकल 370 रिमूव किया, उसके बाद युवाओं को वो लेकर आए, कश्मीरी पंडितों को जॉब भी दिलाई है, वो अच्छे खासे रह भी रहे थे 1 साल से। खुद आप देख रहे हैं यहाँ पर अमित रैना कह रहे हैं कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं थी, तब आप आगे नहीं आए, तब सराहना नहीं की, लेकिन हाँ आज प्रॉब्लम है तो आपने घेर लिया है चारों तरफ से। मैं अमित रैना जी की ही बात से शुरू कर दूं या अनिला जी की बात या राजीव ने जो बात बताई थी, और अभी वहां पर आपका आसिफ सुहाब बैठा हुआ है, पूछ लीजिए इनसे। ये जो 1800 नौकरियां 1 साल की नहीं है मैम विपनेश जी, ये 2010 से है। पैकेज 2 बार कांग्रेस ने दिया, 2 बार भाजपा ने दिया। ये उस समय से नौकरियां हैं, आज की नौकरियां 1 साल की नौकरियां नहीं है। 1 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। आज से जब 370 थी उससे पहले भी कश्मीरी पर कैपिटल इनकम में देश में टॉप पे था, आज भी टॉप पर है। पहले भी वहां पर जो क्या नाम अभी आसिफ रैना साहब बता देंगे, जम्मू के बड़ी ब्राह्मणा का जो इंडस्ट्रियल एरिया है
उसमें हम पहले से वो दे रहे थे, टैक्स की छूट दे रहे थे। कौन सी इंडस्ट्री वहां नहीं थी जो आज इंडस्ट्री नहीं आ रही है? सारी इंडस्ट्रियां पहले भी थी, लेकिन ये लोग सिर्फ बात बहादुर है। पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस के कमियों को, जो सरकार की कमियां होती हैं, उनको उधेड़ करके वोट लेते थे। आज ये हिंदू मुसलमान करके कश्मीरियों को गिनी पिग बना करके, पहले कश्मीरियों के पीछे छुपते थे कश्मीरी पंडितों के, आज कश्मीरी पंडितों को एक गिनी पिग बना रहे हैं, प्रयोग धर्मी हो गए हैं। मैं जवाब लूंगी अनिला सिंह जी से। सुरेंद्र जी मैं दोबारा आती हूँ, अहमद आयाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर मेरा यही सवाल आपसे है, ये बात सच है कि अमित रैना साहब भी कह रहे हैं और एक साल से हमने भी कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं देखी थी, आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद से वहाँ सब कुछ अच्छा था। हाल ही में ये हत्याएं हुई हैं कश्मीरी पंडितों की, इसको आप कैसे देख रहे हैं? सवाल मेरा ये है कि वाकई में वहां पर इस तरीके का माहौल बना है या फिर कोई साजिश है इसके पीछे? देखिए, कुछ जो अभी सिचुएशन है कश्मीर में, ये इस चीज को बयान करता है कि यहाँ का सिक्योरिटी सिनेरियो टोटलिटी में क्या है, और ये भी दिखा रहा है कि यहाँ जो मिलिटेंसी है वो बड़ी एक्टिवली है, जिसकी वजह से ये कश्मीरी पंडित जो 10-10, 12-12 साल से यहाँ काम कर रहे थे, वो भी मजबूर हो गए सड़कों पर आने के लिए कि हमको रीअलोकेट कर दीजिए। वो भी अपने आप को गैर महफूज महसूस करते हैं। वो कहते हैं रीअलोकेट करिए हमें उन जगहों पर जहां हम सेफ महसूस करेंगे। तो ये सीधी सी बात है कि ग्राउंड सिचुएशन क्या बता रही है हमारे को। अब मसला ये है कि अभी तक तो इस सिक्योरिटी को डील करने के लिए सिर्फ सिक्योरिटी के एंगल से देखा गया और बहुत जोर से देखा गया। ये नहीं कहेगा कोई कि भाई सिक्योरिटी की तरफ से कोई डील कहीं पर हुई। उन्होंने बड़े बड़े ऑपरेशंस किए, ऑपरेशन कैच एंड किल किया, ऑपरेशन ऑल आउट किया, और उसके साथ साथ ये कहा गया, ये तासुर दिया गया कि 370 इसके आड़े में आता है यहाँ के हालात को नॉर्मलाइज करने में। और उसको भी, हालांकि बहुत सारे लोग जानते थे कि ये बीजेपी के एजेंडा में है, उसको इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी बीजेपी ने ये कोशिश करी कि लोगों को समझाने की, ये बताने की कि भाई ये इसी के साथ मुंसलिक है, और 370 को भी एब्रोगेट किया गया। और उसके बाद भी हालात तकरीबन जूं के तू है। मुझे लगता है कि थोड़े हालात ज्यादा ही बिगड़ गए, क्योंकि अब जो स्ट्रेटजीज है मिलिटेंट्स की, जो स्ट्रेटजीज है वो टारगेट किलिंग से वो ज्यादा खतरनाक बन रहा है। तो जिसकी वजह से जो यहाँ लोग रह रहे थे बाहर से जो आए थे, चाहे वो कश्मीरी पंडित यहाँ आया था, चाहे वो बाहर के बाकी रियासतों के लोग यहाँ काम कर रहे थे, वो भी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं और मांग रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो बाकी जो पंडित बरादरी हमारी बाहर जो इस ताक में है, इस कोशिश में, इंतजार में है कि हम कश्मीर वापस जाएं और कब हम वहां बसे, तो उनका आने का फिर कहां से क्या तरीकाकार हो सकता है कि जब यहाँ कोई महसूस सेफ नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये फेलियर है, अटल फेलियर है गवर्नमेंट की तरफ से। उन्होंने उसको सीरियसली नहीं लिया है कि कश्मीर की ग्राउंड सिचुएशन को सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ सियासीबाजी की, बयानबाजी की, और हर वक्त ये बोलते रहे अब सारा ठीक ठाक है, सामान्य है, नॉर्मल सी है, सारा ठीक ठाक है। और अभी ये हम देख रहे हैं हाल क्या है। अभी मुझे लगता है ठीक है सर, अनिला सिंह जी से मैं इस पर जवाब लेती हूँ। और ये एक बात और देखनी होगी सर, एक लिस्ट है आतंकवादियों की जिसमें खूंखार आतंकी ऑपरेशन ऑल आउट के तहत उनका खात्मा किया जा रहा है। बौखलाहट है, ये दिखाई दे रही है, और इसलिए वो आम जिंदगियों को निशाना भी बना रहे हैं। मैं आसिफ के पास जा रही हूँ। एक बार आसिफ, आपके साथ तमाम कश्मीरी पंडित बैठे हुए, मैं उस पर रिएक्शन लेना चाहती हूँ जो सरकार कदम उठा रही है। एक तो ये कि कश्मीरी हिंदू सरकारी कर्मचारियों को जिला मुख्यालय ट्रांसफर करने का फैसला लिया गया है। दूसरा, गृह मंत्रालय की कल बैठक हो रही है, इस पर वो लोग क्या सोच रहे हैं, उनका रिएक्शन लीजिए। देखिए विप्लेश, इससे पहले कि मैं आपको इन कश्मीरी पंडित से बात कराता हूं, तो थोड़ा बहुत आपको विस्तार से बताता हूं कि 90 में जब पलायन हुआ था कश्मीरी पंडितों का, उसके बाद 20 साल 2 दशक तक कुछ नहीं हुआ। 2010 से जो शुरुआत हुई उस दौरान बीजेपी की भी सरकार रही, दूसरी कांग्रेस की भी सरकार रही, या जम्मू कश्मीर में भी दूसरी सरकारें राजनीतिक पार्टियों की रही। उसके बाद 2003 सालों से, पिछले 3 सालों से लगातार बीजेपी का डायरेक्ट रोल यहाँ पर है। तो केवल
केवल अभी भी जो है 6000 के करीब कश्मीरी पंडित यहाँ पर पीएम पैकेज के तहत आए हैं, उसमें से भी केवल 2500 को रेंटेड एकोमोडेशन जो सेफ एकोमोडेशन है वो मिली है। 4000 अभी भी रेंट पर बाहर बिना सुरक्षा के रह रहे हैं। यहाँ पर अब माहौल क्या है ये मैं आपको दिखाता हूँ। पिछले एक महीने से 9 मई से लगातार जो कश्मीरी पंडित है इसी तरह से सड़कों पर उतर के प्रदर्शन कर रहा है। इसमें महिलाएं भी शामिल है, बच्चे भी शामिल है और कश्मीरी पंडित इसी तरह से अपनी आवाज जो है बुलंद करते नजर आ रहे हैं। मैं सीधा आपको इन्हीं कश्मीरी पंडित के पास ले चलता हूं और आप जरूर इनको सुनिएगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हर कोई चीज झेलते हैं, जिन्होंने यहाँ पर हर कोई चीज अपनी आंखों से भी देखी है और जेल भी रही। आप बताइए, जो आप लोगों के लिए कई सारी बातें कही जा रही है कि ये किया गया वो किया गया, आज की डेट में आप एक महीने से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपको सरकार जो आश्वासन दे रही है, जो गृह मंत्री ने कल बैठक भी बुलाई है, तो आप लोगों का इस पर क्या कहना है? हम तो उसी आश्वासन पर ही टिके हैं यहाँ पर, पहली बात, क्योंकि यही सरकार है जो हमारी काम करेगी, ऐसा नहीं है। और मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, आपने अभी इनको बताया 2500, सिर्फ हमारे हिसाब से सिर्फ 1200 लोगों को अभी अकोमोडेशन मिली है यहाँ पर। अभी बाकी हमारे जो भाई है कम से कम 4500 भाई है, 4500 लोग हैं जो बाहर रेंटों पे रहते हैं, पुलवामा, दूर इलाकों में, पपाड़ा के दूर इलाकों में। उसके लिए हम अब इस समय वो सिनेरियो चेंज हो चुका है। इस समय हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हम लोगों के यहाँ से किसी तरीके से जान बचाए। ये वार जोन है इस समय, जैसे यूक्रेन में था वार जोन चला, वही वार जोन चल रहा है इस समय यहाँ पर। उस वार जोन से हम निकलना चाहते हैं। और मैं देख रहा था कि पैनल में हमारे बड़े भाई साहब बहुत सारे बैठे थे, उनको मैं क्लियर करता हूँ, ना कोई पॉलिटिकल इश्यू है ना कुछ है, हमारा सिर्फ एक ही इश्यू है, हमारी जान बचा दिया जाए। हमारे बच्चे यहाँ पर है, एक भाई साहब बोल रहे थे कोई नहीं, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, स्कूलिंग चल रही है बच्चों की, ऐसा नहीं है हम लोग अकेले बैठे यहाँ पर। मैं पूरा इनको क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पर कम से कम हमारे लगभग अगर देखा जाएगा कम से कम हमारी जो फैमिली जो बच्चे लेके यहाँ पर बैठे, अपने पेरेंट्स को लेके बैठे, वो कम से कम 3000 लोग यहाँ पर हैं। ऐसा नहीं हम अकेले यहाँ पर कि फैमिलीज हमारी वहाँ, और हम लोग विद फैमिलीज है यहाँ पर, हमारी फैमिलीज को बचाया जाए। हम लोग अकेले, हमें 10 चीजें देखनी है, हमें बाहर भी जाना है। गवर्नमेंट ने कल आश्वासन एक दे दिया जी कि आपको हेडक्वार्टर्स पे रखा जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर मैं इनको करना चाहता हूँ कि जो राहुल भट्ट जी जो हमारे थे वो हेडक्वार्टर में थे, उधर एक मजिस्ट्रेट था, एक तहसीलदार होता था जिसकी अपनी सिक्योरिटी होती है, और वहां पर उसको इसके साथ ये हो जाता है। जो हमारी कल एक रजनी बाली जो बहन हमारी मारी गई, उस बेचारी का भी वो भी हेडक्वार्टर के पास ही है, डीसी ऑफिस उसके साथ में। अब देखिए आपने दीपक चंद जी और दूसरी सरदार जी जो मैडम हमारी बेचारी सत्येंद्र कोल जी जिसको गोली मारी गई है, वो भी म्युनिसिपलिटी जोन में ही मारी गई। अब मुझे ये आश्वासन जो बार बार दिया जाता है, हम भी इसी बहाने अभी रुके हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग प्लान करने वाले थे कल। सुन लिया। अनिला सिंह जी भी पैनल में बैठी हुई है, वो भी महिलाओं से भी बात करा देता हूं। महिलाएं यहाँ पर वक्त की कमी है। मैं आसिफ, मैं अब आपके पास नहीं आ पाऊंगी, आगे बातचीत जारी रखिएगा। अनिला सिंह जी, सुरक्षा की ही मांग है, जब ये सुरक्षित होंगे तभी और लोग वहां पर आ पाएंगे, लेकिन इस डर के माहौल में तो इनका रहना मुश्किल हो रहा है। इन हत्याओं ने ऐसा डर पैदा कर दिया उनके भीतर। अब यही मांग है कि सरकार सोचे और जल्द उनकी सुरक्षा के लिए कोई बड़ा कदम उठाए। चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। यहां ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।